हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से हैं। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से सोच रहा था कि इंग्लिश मीडियम के वीडियोस भी बनाने हैं, आज चालू कर रहा हूँ और होपफुली शायद कंटिन्यू भी कर पाऊँ। ये वीडियोस जो हैं प्योरली रेस्ट्रिक्टेड टू राजस्थान बोर्ड सिलेबस बनाने की कोशिश करूँगा। हालांकि ये जो वीडियोस हैं वो अदर स्टेट बोर्ड के भी काम आएंगे, नो डाउट काम आएंगे, क्योंकि सिलेबस एक ही है। काम करना चालू करते हैं। आज जो मैं टॉपिक उठा रहा हूँ वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले हम एक बार के लिए समझेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एक बार के लिए इस चीज को हम डील कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ये सिर्फ समझने वाला है, आपको समझना ही है, उतारना कुछ है नहीं इसके अंदर। रिफ्रैक्शन के अंदर तो रिफ्रैक्शन में होता क्या है, दो मीडियम होते हैं। एक ये मीडियम M1 मान लीजिए, ये मीडियम M2 मान लीजिए। ठीक, लेट सपोज कीजिए कि ऊपर वाला मीडियम जो है वो रेयर है और नीचे वाला मीडियम जो है वो डेंसर है। लाइट जो है वो रेयर मीडियम से आ रही है ऐसी। ठीक, जब वो डेंसर मीडियम में जाती है, आप सभी को पता है, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है ना, इसकी तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, होती है। ये जो लाइट आ रही है, इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में कितना एंगल बनाती है, आई, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इस रिफ्रैक्टेड रे के लिए हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये ध्यान में रखिएगा, आई और आर होता है। अब थोड़ा समझने लायक बात भी है। क्या समझना है कि ऊपर वाला मीडियम रेयर है। लेट सपोज करो रेयर मीडियम में वेलोसिटी कितनी है, v1 है। नीचे वाला डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कितनी है, v2। तो इतना समझ जाइएगा कि डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी हमेशा कम हो जाती है, रेयर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा होती है। इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। फिर यहाँ पर अगर मैं इस फर्स्ट मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लिखूं और दूसरे के लिए क्या लिखूं, μ2। आपकी बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा हुआ है n1 और n2, कोई दिक्कत नहीं है, आप n1 और n2 भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि रिप्रेजेंटेशन आप कैसा देना चाहते हैं। अब यहां पर क्या होता है, कॉन्सेप्ट चलता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। किसका बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। समझिएगा, इसको क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसा लिखा जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक, ऐसे ही जब मैं बोलता हूं μ12, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम बोलते हैं, देखो जो आगे आ रहा है उसको समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ऐसा बोला जाएगा। अब ये क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं, ये वाला अभी देखेंगे कि क्या होता है। देखिए, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो हम बोलते हैं लाइट रे कहां से कहां की ओर आ रही है वो समझिए। तो हम बोलते हैं लाइट रे फर्स्ट मीडियम से किस में आ रही है, यहाँ पर सेकंड मीडियम में आ रही है, जब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये क्या होता है, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज होता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज। फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सेकंड मीडियम में वेलोसिटी। ठीक है, सो द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इनटू फर्स्ट मीडियम टू द सेकंड मीडियम इज नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले मीडियम में वेलोसिटी कितनी है लाइट की, v1 है। दूसरे मीडियम में वेलोसिटी कितनी है, v2 है। तो v1 अपॉन v2 क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है।
ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है हमें। अब आगे चलते हैं, ये तो काम आएगा ही आएगा। इसी के साथ में एक और आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या चीज होती है? तो हम बोलते हैं जब हमारा ये जो फर्स्ट मीडियम होता है ना, ये फर्स्ट मीडियम वैक्यूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्स्ट मीडियम वैक्यूम होना चाहिए। अगर फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है और दूसरा मीडियम कुछ भी है, तो फिर जो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट अभी भी यही चल रहा है। आपको क्या निकालना है? दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला तो कॉमन हो गया, क्या भाई? वैक्यूम है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो μ2 हमेशा म्यू होगा, हमेशा दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो उस केस में क्या होगा? हम सिर्फ म्यू ही लिख देते हैं, हमें सेल्फ नॉन हो जाता है भैया। ठीक, और म्यू क्या होता है? तो फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी, फर्स्ट मीडियम क्या है? वैक्यूम है। वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी होती है बच्चों c, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकंड मीडियम में वेलोसिटी। सेकंड मीडियम में वेलोसिटी आप v2 मान लो या फिर v मान लो। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसके ऊपर आपने 10th में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ठीक है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी मीडियम में वेलोसिटी क्या होती है? c डिवाइडेड बाय म्यू। अगर हमें किसी भी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करते हैं? c में डिवाइड कर देते हैं म्यू का। म्यू क्या है? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, c क्या है? लाइट की वेलोसिटी इनटू वैक्यूम। लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है वैक्यूम के अंदर? c की वैल्यू आप सभी को पता होनी चाहिए, कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये बेसिक चीज है। तो चलिए, ये इतना डन हुआ, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सदैव समझ के रहिएगा। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी के अंदर, मतलब रिफ्रैक्शन के अंदर, वो ये है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? आप सभी ने पढ़ा है, sin i अपॉन sin r इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो अपनी कॉपी के अंदर एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा, एब्सोल्यूट वाले का, ठीक है, और स्नेल्स लॉ लिख लीजिएगा। क्या होता है? तो हम बोलते हैं sin i। sin i कौन सा? जहां से लाइट आ रही होती है ना, वो वाला एंगल उस वाले मीडियम में देखना है, डिवाइडेड बाय क्या? sin r बराबर क्या होगा? हमेशा दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये ध्यान में रखें। हाँ, इसका भी एक खुद का एक फॉर्मूला, खुद का एक तो v1/v2 है ही, इसका एक खुद का भी फॉर्मूला है। क्या भाई? इसको बोलते हैं μ1/μ2 भी बोलते हैं। सॉरी, μ1/μ2 गलत लिख गया मैं। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये होगा μ2 डिवाइडेड बाय μ1। ठीक है, दूसरा मीडियम पहले, ये 2 पहले आ रहा है ना, तो इसको ऊपर लिखिएगा। ठीक, तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, ऐसा आपको काम करना है। तो ये बेसिक पार्ट था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब हम चलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ। ये क्या चीज है? देखिए बच्चों, आपने बहुत बार देखा होगा, जब आप बस से या कार से जैसे भी आप जा रहे हो, आपने बहुत बार देखा होगा कि रास्ते में आपको पानी दिखाई देता है। एक्चुअल में वहां वाटर होता नहीं है रोड पर, लेकिन आपको वाटर दिखाई देता है ना। आप स्कूल बस से भी जा रहे होंगे तो भी आपने गर्मियों के दिनों में देखा होगा कि आपको हाईवे के ऊपर क्या दिखाई देता है? वाटर दिखाई देता है। ऐसे दूर से देखते तो हाईवे के ऊपर ऐसा चमचमाता हुआ पानी दिखाई देता है, वाटर दिखाई देता है, लेकिन होता नहीं है। जब बस वहां से गुजरती है वहां पे कोई पानी होता ही नहीं है। ठीक, ऐसा क्यों? तो उसका रीजन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, TIR क्या बोलते हैं इसको? TIR। हालांकि RBSC के सिलेबस का TIR कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एक पॉइंट दे दिया ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर को एक बार देखने के लिए हमें TIR को समझना पड़ेगा। आप समझ भी जाएंगे, इजी भी है, इसलिए समझा रहा हूँ। ठीक, क्या होगा वो समझिए। TIR के अंदर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर, ये ऐसा मैं बाउंड्री बना रहा हूँ। आप सभी को पता है बच्चों कि अगर ये वाला डेंसर मीडियम मान करके चल रहे हैं, ये कौन सा मीडियम है? डेंसर। और ये वाला कौन सा है? रेयरर। ठीक, लाइट रे, ये लाइट सोर्स है, यहां पर लाइट सोर्स मानो, है ना। कोई लाइट रे है,
डेंसर से रेयर में आ रही, बताओ क्या होगा? डेंसर से किस में आई? रेयर में आई, क्या होगा बच्चों बताओ? आप सभी को पता है इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, दूर हटेगी नॉर्मल से, रेयर में है, ठीक है, वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी यहां पर। तो हमने बोला ये एंगल आई था और ये एंगल क्या है? आर है, ठीक। अब क्या करें, हमने इसको और बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया, ठीक, तो ये और बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसा और दूर चली जाएगी भैया। जैसे जैसे आप आई की वैल्यू को बढ़ाओगे आर की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट रे डेंसर से किस में जा रही है? रेयर में जा रही है। इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना, और ग्रेजुअली इंक्रीजेस। फिर क्या होगा? एक कंडीशन ऐसी भी आएगी बच्चों, जब आप देखेंगे कि ये जो लाइट रे है ना भाई, ये लाइट रे इतनी ज्यादा बैंड हो जाती है कि इन दोनों का जो सरफेस होता है ना, इस सरफेस के ऊपर मूव करने लग जाती है, इस सरफेस के ऊपर मूव करने लग जाती है, ठीक। इस वाले एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के लिए ये जो आर की वैल्यू है, आपको पता चल गया होगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाती है? 90 डिग्री। लाइट रे कहां मूव कर जाती है? हम बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग मीडियम सरफेस पर। ये जो सरफेस है ये क्या है? दो मीडियम्स को अलग अलग कर रही है, डिफरेंशिएटिंग सरफेस है, ठीक। तो हम बोलते हैं सरफेस के ऊपर ही ट्रेवल करने लग जाती है, या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है, ठीक। तो हमें ये पता है कि लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, और एक पर्टिकुलर केस में जब एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। लाइट रे कहाँ मूव करने लग जाती है? डिफरेंशिएटिंग सरफेस पर मूव करने लग जाती है, या इंटरफेस पर मूव करने लग जाती है। अब क्या हुआ? हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इससे भी ज्यादा बढ़ा दिया। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो किससे ज्यादा हो? क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि लाइट रे डेंसर मीडियम में वापस आ जाती है, ठीक है। यहां पर इस लाइट रे का क्या हो गया? TIR हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कब हुआ? कब हुआ वो समझिए। लाइट रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जाने की कोशिश कर रही थी? डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश कर रही थी, ठीक। फिर जब वह ऐसा करने की कोशिश कर रही थी और उसके साथ में एक और कंडीशन अप्लाई हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो गया, किससे? क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट रे वापस किस में आ गई? डेंसर मीडियम में। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन अ लाइट रे मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम मोर देन द क्रिटिकल एंगल, द लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स denser medium और the light ray will reflect back into the denser medium। denser medium में जा रही थी और वापस denser medium में ही आ जाती है, ठीक है। इस रेयर मीडियम में जाने की कोशिश, डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करी थी लेकिन वापस डेंसर में आ गई, ठीक है। द लाइट रे विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द डेंसर मीडियम, या लाइट रे विल मूव बैक इनटू द डेंसर मीडियम। दैट फिनोमेना इज नॉन एज TIR। ये फिनोमेना ही क्या? TIR है। तो TIR होने के लिए दो कंडीशन जरूरी हैं बच्चों, ये समझिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है वो समझिए। हम बोलते हैं कि लाइट रे डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, पहला सिचुएशन, पहली शर्त, ठीक है, पहली कंडीशन है ये फर्स्ट कंडीशन क्या है? डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होना चाहिए, किससे? क्रिटिकल एंगल से। ये दोनों फुलफिल कर जाते हैं तो लाइट रे का क्या हो जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, वो वापस डेंसर मीडियम में ही मूव करती है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो TIR में अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट रे रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है या डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, तो आंसर क्या आना चाहिए? डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है भैया, रेयर में नहीं जाती। रेयर में जाती तो फिर तो रिफ्लेक्शन हो जाता ना, रिफ्रैक्शन हो जाता ना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो ये समझ में आया? मेरे हिसाब से ही समझ में आ गया होगा। एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा जो इस प्रोसेस को अच्छे से समझा रहा होगा। ये तो मैंने जल्दीबाजी में बनाया था, समझ में आ रहा होगा उस डायग्राम से, आएगा। चलिए, तो ये TIR था। अब TIR के कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास में, ठीक है। और उन एग्जाम्पल्स में से एक ऑप्टिकल फाइबर भी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एक एग्जाम्पल समझाता हूं।
आपको पता चल जाएगा, मतलब कम से कम एग्जाम्पल का नाम तो पता हो कि ये TIR के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ TIR इज मिराज। आपको दिखाई दे रहा होगा, मिराज दिखाई दे रहा है ना। ऐसा कुछ 10th के अंदर आपने पढ़ा था। क्या हो रहा था यहाँ पर, क्या होता है, हम डेजर्ट एरिया की बात करते हैं या फिर हॉट समर डेज की बात करते हैं। इनमें क्या होता है, दूर खड़े हुए इंसान को अगर पेड़ से आती हुई रोशनी आती है तो उसको पेड़ की उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। उसको पेड़ का क्या मिलता है, एक टोटल ही इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद उस पेड़ के पास में कहीं क्या है, पानी है। अब देखो रेगिस्तान में इंसान को क्या चाहिए, पानी ही तो चाहिए, वही उसको दिखाई दे रहा है। तो ये उसकी आंखों का क्या है, इल्यूजन है, क्योंकि रेगिस्तान में तो पानी होना ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही गर्मियों के दिनों में, हॉट समर डेज के अंदर भी सड़क पर जब आप चलते हो, देखो आपको दिखाई देगा एक डायग्राम, दिखाई दे रहा है आपको, सड़क के ऊपर चल रहे हो और आपको सामने चमचमाता हुआ सा पानी दिखाई दे रहा है। ऐसा होता नहीं है, दिखाई देता है, हमारी आंखों का भ्रम है ये, दैट इज द इल्यूजन ऑफ आवर आइज, ठीक है। ये इल्यूजन है। तो ये है इल्यूजन किसका, TIR का। नाम क्या दिया हुआ है, मिराज। क्या नाम देते हैं इसको बच्चों, मिराज देते हैं, ये ध्यान में रखना। मिराज किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है, आंसर है TIR के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, ठीक। फिर नेक्स्ट है लूमिंग। लूमिंग का मैंने कोई डायग्राम नहीं दिया है, लेकिन लूमिंग होता क्या है, इसे सुपीरियर मिराज भी बोलते हैं, शायद मैं डाल भी दूं, सुपीरियर मिराज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप देखो, मिराज तो था गर्मियों के अंदर, ठीक है, लेकिन जब हम कोल्ड की बात करें, ऐसी जगह जहां पर ठंड ज्यादा है, वहां पर जहाज का एक इमेज बन जाती है, जहाज के ऊपर जस्ट, है ना, एक शिप है जो नीचे ट्रेवल कर रहा है और उसकी इमेज कहां बन रही है, जस्ट ऊपर मिल रही है। ऊपर वो पानी में तैरता हुआ सा दिखाई देता है, ऊपर हवा में ऐसा हिलता हुआ सा दिखाई देता है, दैट इज सुपीरियर मिराज और लूमिंग, ठीक। वो भी किसका कॉन्सेप्ट है, TIR का ही कॉन्सेप्ट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही कॉन्सेप्ट है। फिर आता है डायमंड। डायमंड देखो, आपको सभी को पता है डायमंड क्या करता है, चमकता रहता है। क्यों चमकता रहता है, इसका कॉन्सेप्ट है TIR। लाइट रे एक बार डायमंड में आ जाती है ना, तो उसका क्या होता है, बहुत बार TIR होता रहता है, वो बार बार रिफ्लेक्ट होती जाती है, रिफ्लेक्ट होती जाती है, डायमंड के अंदर ही घूमती जाती है, घूमती जाती है। अब जब रोशनी आई और डायमंड के अंदर ही रह गई, तो डायमंड क्या करेगा, चमकेगा ही भैया, रोशनी बाहर निकली नहीं है, ठीक है। तो वो डायमंड हमेशा क्या करता रहता है बच्चों, चमकता रहता है। डायमंड के लिए ध्यान में रखिएगा, इसके लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है और क्रिटिकल एंगल जो होता है वो 24.41 डिग्री होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रिज्म। प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म में TIR का कॉन्सेप्ट यूज होता है। हम यहाँ पर जो प्रिज्म की बात कर रहे हैं, दैट इज राइट एंगल प्रिज्म, जिसका एक एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, जो उसका रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोला जाता है, ठीक है, या प्रिज्म एंगल जो होता है। तो उसका एक एंगल अगर 90 डिग्री का है, राइट एंगल प्रिज्म क्या कर सकता है बच्चों, लाइट रे को 90 डिग्री से 180 डिग्री तक बैंड कर सकता है आसानी से। आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा वो लाइट को किस तरीके से बेंड कर रहा है। एक डायग्राम ऐसा है जिसमें वो 90 डिग्री से बेंड कर रहा है, एक डायग्राम ऐसा है लाइट रे जा रही है और वापस लौट करके आ रही है, ठीक है, ठीक। तो ये पता चल रहा है कि वो 90 डिग्री से 180 डिग्री तक क्या कर सकता है, बैंड कर सकता है। ये बैंड करने के लिए उसने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, आंसर है TIR, ठीक है। प्रिज्म का उपयोग, इस तरीके के प्रिज्म का उपयोग पेरिस्कोप में भी किया जाता है। पेरिस्कोप आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, नहीं तो जो सबमरीन्स के अंदर बाहर की चीजों को देखने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, दैट इज पेरिस्कोप, ठीक है। चलिए, तो वो जो पेरिस्कोप है वो भी TIR के कॉन्सेप्ट पे है, क्योंकि उसमें प्रिज्म यूज होता है और प्रिज्म किसके कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, TIR के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। एंड फाइनली वी कम टू द ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ऐसे रोशनी से, ऐसे तार से दिखाई दे रहे होंगे। ये तार कहाँ देखे हैं आपने, घरों में सजावटी लाइट नहीं लगाता है, डेकोरेटिंग लाइट्स ऐसा होता है ना, एक गमला सा होता है, एक पॉट होता है और उस पॉट से बहुत सारे तार निकले हुए होते हैं और उनका ऊपर वाला पॉइंट तो ऐसा चमक रहा होता है, बहुत अच्छा लगता है वो पॉट, ठीक। तो ये चीज़ क्या है, ये ऑप्टिकल फाइबर है जो आप अपने घरों में रखते हैं, है ना। बहुत कम देखने को मिलता है ये ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि वैसे तो ये मेले के अंदर जो है वो आसानी से मिल जाता है, जो नॉर्मल मेले लगते हैं ना फिर उनमें मिल जाता है, लेकिन लोग लेना आजकल इतना पसंद नहीं करते, लोगों को हाई फाई चीज़ें ज़्यादा पसंद आने लग गई हैं। ओके, तो
ऑप्टिकल फाइबर है क्या चीज़ वो समझिए। आप बहुत सारे टीचर्स या फिर आप ये मान लीजिए कि हम ज़्यादा करवाने के चक्कर में ऑप्टिकल फाइबर को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कॉम्प्लिकेटेड बनाना ही नहीं है बच्चों, इतना एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है भैया, 1 नंबर के सवाल के लिए वो ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा भाई। पहला, ऑप्टिकल फाइबर कौन से कॉन्सेप्ट पर काम करता है, ऑन विच कॉन्सेप्ट द ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स। कौन सा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ध्यान में रख लीजिएगा। TIR के कॉन्सेप्ट पर कौन काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। अब इस ऑप्टिकल फाइबर में है क्या बच्चों? तो हम बोलते हैं इसके अंदर 2 पार्ट हैं, इसके 2 पार्ट। नॉर्मली ये क्वार्ट्ज या फिर ग्लास का, फाइन ग्लास का बना हुआ होता है। इसमें 2 पार्ट, ये ऊपर वाला जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसा वाला, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, इस वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्लेडिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लेडिंग। और ये भी नीचे वाला पार्ट भी, ये भी क्लेडिंग है ना। और ये जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला, इसे बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं इसको? कोर। कोर और क्लेडिंग, ठीक है। अब क्या होता है, ये इसमें लाइट आती है, ठीक है, और लाइट जैसे ही एंटर होती है, इसका यहां पर जैसे ही इसको टच करेगी इस वाले पार्ट को, इसका हो जाता है TIR। ये वापस से इसी मीडियम में क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसा गई। फिर वापस से इसका यहां पर भी क्या हुआ? TIR हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ये यहां चली गई। फिर वापस से इसका TIR हुआ, ये यहां चली गई। ऐसे इसका मल्टीपल टाइम्स क्या होता है? TIR होता जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता जाता है। और फाइनली जहां हमें चाहिए था ये सिग्नल, वहां पर हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये सिग्नल यहां पे एंटर हुआ, यहां पर बाहर पे निकल जाता है। ये तो अभी मैंने बहुत छोटा सा बनाया है। आप क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए या फिर लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर का यूज क्यों किया जाता है? व्हाट इज द यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर? यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या? To transmit optical signals, to transmit optical signals up to a long distance without any loss and in short time। ठीक है, ये इसका यूज है। बहुत कम समय में बिना किसी लॉस के ऑप्टिकल सिग्नल को बहुत ज्यादा दूर तक भेजने के लिए किसका यूज किया जाता है? आंसर है ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है बच्चों। तो ऑप्टिकल फाइबर में अंदर जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है वो ऑप्टिकल सिग्नल है, लाइट सिग्नल है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब ये इसका यूज हुआ। यहां पर ये और क्वेश्चन आता है, ये एक तो यूज पूछता है, ठीक है, तो यूज मैंने आपको बता दिया है। हालांकि इसका एक और यूज आप लिख सकते हैं, क्या? डेकोरेटिंग में, डेकोरेशन लाइट में, डेकोरेशन लैम्प। हाँ भाई, इसका एक यूज और आप लिख सकते हैं इन क्या है, इन द विजुअल, वीडियो विजुअल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक, हमारे क्या होता है इसको, स्टोमक, लाइक स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। अब ये डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंटेस्टाइन और स्टोमक के अंदर अगर कोई चीज़ फंस जाती है, ठीक है, तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा पतला सा वायर डालते हैं और उस वायर को ही घुमाते रहते हैं कि पता चले कि दिक्कत कहाँ है। तो पहले तो उस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू उन्होंने देखा कि भैया दिक्कत कहाँ है ना, वहाँ पे वो लाइट कर देता है, अंदर तो भाई अंधेरा ही अंधेरा है अपने, ठीक, तो वो वहाँ लाइट कर देता है और फिर डॉक्टर को पता चल जाता है भैया यहाँ दिक्कत है भाई, ठीक, तो फिर वो आसानी से ऑपरेट कर पाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, तो हम बोलते हैं टू गेट द विजुअल
internal visuals of the organs like stomach and intestine we use optical fiber also। तो चलिए वो छोड़ दीजिए, ये दो से ही अपना काम चल जाएगा। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है कि ऑप्टिकल फाइबर में कोर और क्लेडिंग दो भाग हैं, इसे इंटरनल पार्ट बोलते हैं, इसे आउटर पार्ट बोलते हैं, ठीक। तो इसमें से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखेंगे तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से वाले पार्ट का या कौन से वाले पर्टिकुलर एरिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करो ना भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट कहाँ ट्रेवल करती है, रेयर मीडियम में या डेंसर मीडियम में, तो आंसर है डेंसर मीडियम में। तो फिर लाइट रे आप देखो डायग्राम से पता चल रहा है कहाँ ट्रेवल कर रही है, कोर में ट्रेवल कर रही है। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे, क्लेडिंग से। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। refractive index of core is more than the refractive index of cladding का कम होता है भाई, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द TIR एंड इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द ऑप्टिकल सिग्नल्स अप टू अ very high distance or very long distance without any losses. The refractive index of core is more than the refractive index of cladding. इतना दिमाग में रखो, इससे ज़्यादा कुछ दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, इससे ही काम चल जाएगा। किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, TIR के यूज़ क्या है सामने लिखा हुआ है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, बस इतना ध्यान रखो। चलिए आज के लिए मैं इस चीज़ को यहीं कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला वीडियो जो आएगा दैट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस के ऊपर आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम पढ़ते हैं लेंस मेकर इक्वेशन। जो मतलब जो वीडियो आने वाला है वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन वो समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें क्या समझना है भैया, हमें लेंस को अच्छे से समझना है, लेंस मेकर इक्वेशन समझनी है। लेंस मेकर इक्वेशन तभी समझ में आएगी जब आप वो वाला वीडियो देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, वो और आपके ऊपर डिपेंड करता है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।